ओके, तो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो आपका है, देखो अभी तक आपने सॉलिड स्टेट में सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब थोड़ा थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स रह जाएंगे इसके, एंड दिस इज़ लाइक आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक ओवर हेयर जो आप डिस्कस करेंगे इसको बोलते हैं डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। तो लिखना स्टार्ट कर दो उसको। पहले बता रहा हूँ थोड़ा थियोरेटिकल रहेगा। लास्ट में एक न्यूमेरिकल भी उठाएंगे जो कि आपके कंपटीशन में आ चुका है और एनसीईआरटी में जो पूछा जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग है आपकी डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, ठीक है। अच्छा, पहले समझते हैं डिफेक्ट्स का मतलब क्या होता है। डिफेक्ट्स का एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं इम्परफेक्शंस, ठीक है। इम्परफेक्शंस, अभी समझते हैं सब होता क्या। जैसे कि आपने अभी तक सीखा हुआ है लैटिस बनाना, ठीक है। किसी भी लैटिस को बनाने का मतलब होता है जैसे आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स जब एक अच्छी तरीके से एक ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं, जब एक ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं तो वो एक डेफिनेट स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि अभी तक आपने सीखा कि मॉलिक्यूल्स आपके इस तरीके से रखे हुए हैं। एक लेयर, वन डायमेंशनल लेयर ये हो गई, टू डायमेंशनल लेयर आपकी ऐसी हो गई, ठीक है। ये आपने लैटिस पढ़ रखा है। चैप्टर की स्टार्टिंग से हम लोग इन्हीं चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं अच्छे से। अच्छा, सो अभी आप देखोगे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक अच्छी तरीके से एक ऑर्डर में, इक्वल स्पेसिंग में, इक्वल डिस्टेंस में लगे हुए हैं। सो आई विल कॉल इट अ वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, ठीक है। एंड ये जो टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो आपका सॉलिड मिल रहा है इस स्ट्रक्चर में, इसी को बोलते थे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये आप सबको अच्छे से याद होगा। अच्छा, अब इमेजिन करो कि क्या हो अगर मैं इनके बीच में से एक मॉलिक्यूल गायब कर दूं। किसी ना किसी वजह से इनके बीच का जो एक मॉलिक्यूल है वो गायब हो जाता है। ऐसा सोचो, मतलब जैसे ये है, एक मॉलिक्यूल बीच में से गायब हो गया, ठीक है। अब क्योंकि बाकी सारे मॉलिक्यूल्स अपनी जगह हैं, बस एक ये मॉलिक्यूल गायब हो गया, तो आप ये कहोगे कि यहाँ पर क्योंकि देयर इज़ अ एब्सेंस ऑफ अ मॉलिक्यूल या देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ अ मॉलिक्यूल, इसलिए यहाँ पर आप कहोगे कि आपने एक डिफेक्ट रेज कर दिया है। ये जो गैप आ गया है, ये जो वैकेंसी आ गई है, द गैप और वैकेंसी, दिस इज कॉजिंग सम डिफेक्ट्स इन सॉलिड। तो आज डिफेक्ट्स हम पढ़ेंगे किस किस टाइप के ये वैकेंसीज आ सकते हैं, ठीक है। वैकेंसी ही नहीं, उसकी जगह कोई और एटम भी आ सकता है, कोई और मॉलिक्यूल भी आ सकता है, इम्प्योरिटीज़ आ सकती हैं उसके अंदर। तो वो सारे टॉपिक्स आज डिस्कस कर लेंगे डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स में, ठीक है। इतना पहले लिख लो। और ये जो गैप है इसको वैकेंसी बोलते हैं, एंड दिस गिव्स अस द स्टडी ऑफ डिफेक्ट्स। इन डिफेक्ट्स की वजह से आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों की दोनों अफेक्टेड होती हैं। बोथ ऑफ देम आर अफेक्टेड, ठीक है। चलो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। इसको लिख लो अच्छे से। अब ये जो मैंने आपको बताया डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, इनको कैटेगराइज करते हैं दो तरीके से, ठीक है। दो तरीके से मैं इनको कैटेगराइज कर सकता हूँ। पहला कैटेगरी होती है इसकी पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट। एंड दूसरी कैटेगरी हम जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। हम लोग अपनी स्टडी में पढ़ेंगे पॉइंट डिफेक्ट को। वी विल नॉट गो टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। हम लोग किस पे ध्यान देंगे? पॉइंट डिफेक्ट। ये आपका सिलेबस का है, ठीक है। बस कैटेगरी पता होना चाहिए इसलिए बता रहा हूँ। ये पॉइंट डिफेक्ट जो होता है इसका एक और नाम होता है एटॉमिक डिफेक्ट। एटॉमिक डिफेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये जो पॉइंट डिफेक्ट हैं ये फिर से डिवाइडेड होते हैं तीन पार्ट्स में। कितने में? तीन पार्ट्स में। तो पॉइंट डिफेक्ट्स आर अगेन क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज स्टोकियोमेट्रिक। स्टोकियोमेट्रिक
डिफेक्ट। सेकंड होता है नॉन स्टॉकियोमेट्रिक, स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इन सबको बहुत ध्यान से हल्के में मत ले लेना टॉपिक्स को, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके मेंस में, एडवांस में हर जगह पूछे जाते हैं, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है तो इसको छोड़ना नहीं है, ये भी बाकी सारे टॉपिक्स की तरह ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लास्ट थर्ड जो क्लासिफिकेशन है दैट इज इम्प्योरिटी, ठीक है। अभी इनको धीरे धीरे समझते हैं। ये जो आपका स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट मैंने अभी बताया, ये अगेन क्लासिफाइड, या कह लो इनके अंदर की छोटी छोटी क्लासिफिकेशंस होती हैं। पहली टाइप की डिफेक्ट जो कि स्टॉकियोमेट्रिक के अंडर में आती है, उसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट। सबके नाम लिख लो, याद हो जाने चाहिए। देन दूसरा होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। तीसरा होता है इसमें शॉर्ट की डिफेक्ट। इसका नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर बार एग्जाम में ये, चाहे कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है। फिर एक और इंपॉर्टेंट फ्रैंकल डिफेक्ट। ये 4 क्लासिफिकेशन होते हैं स्टॉकियोमेट्रिक। अब डिटेल में पढ़ेंगे इनको, पहले लिख लो। नॉन स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। इसका पहला होता है मेटल एक्सिस डिफेक्ट, एंड दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। पहले ये सारे क्लासिफिकेशंस अच्छे से लिख लो, फिर एक एक को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने बस अभी नाम पढ़े हैं, अब इन सबको डिस्कस करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक जो मैं उठाऊंगा उसको बोलेंगे स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट। पहला हम स्टडी करेंगे स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट को। अच्छा, स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट आपको याद होगा, इसमें कौन कौन से पार्ट्स थे? एक था वैकेंसी डिफेक्ट, एक था इंटरस्टिशियल, एक था शॉर्ट की, एक था फ्रैंकल। ये 4 आपको याद रखने हैं, ठीक है। वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, पहले मैं उठाता हूँ ये 2। अब इनको समझने के लिए एक काम करते हैं, एक टेबल टाइप का बना लेते हैं, काइंड ऑफ टेबल, ठीक है। और टेबल की स्टार्टिंग करेंगे लाइक विद नेम ऑफ डिफेक्ट, ठीक है। और दूसरे सेक्शन में लाइन बना देते हैं इसमें, ठीक है। और इसको बोलते हैं डेफिनेशन। फिर डेफिनेशन के बाद आप ले लो इसमें किस टाइप का सॉलिड है, सॉलिड यहाँ पर आ जाएगा। देन इसके बाद आप ले लो डेंसिटी के बारे में, फिर हम स्टडी करेंगे इसके क्रिस्टल लैटिस के बारे में। अभी देखते हैं। डेफिनेशन के बाद हम लोग ले रहे हैं कि टाइप ऑफ सॉलिड, यानी कि सॉलिड किस टाइप का होगा। फिर हम बात करेंगे डेंसिटी की, फिर हम बात करेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, किस टाइप का क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये बना रहा है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर आफ्टर डिफेक्ट। ये टेबल के साथ ही आप समझ जाओगे कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। पहली, इसको हटा देते हैं। पहली डिफेक्ट क्या नाम था उसका, याद करो। पहले डिफेक्ट का नाम था वैकेंसी डिफेक्ट। फर्स्ट तो पहले उठाते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। अच्छा, वैकेंसी डिफेक्ट जो होता है ये फोकस करता है नॉन आयनिक सॉलिड्स पर। किस पे? नॉन आयनिक सॉलिड्स पर। आयनिक नहीं होनी चाहिए, जैसे NaCl हो गया एंड ऑल, आयनिक नहीं होना चाहिए। तो जो आपको डिफेक्ट मिलेंगे वो वैकेंसी डिफेक्ट्स के अंडर में आएंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? वैकेंसी डिफेक्ट में क्या है कि जैसे आपको मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बताया था कि अगर सारे एटम्स लाइन से अरेंज्ड हैं, एक ऑर्डर तरीके से सारे
मॉलिक्यूल से एटम्स लाइन से अटैच्ड है, और तभी आपने देखा कि इसके बीच में से एक एटम या मॉलिक्यूल गायब हो जाता है, वहाँ पर एक वैकेंसी बन जाती है। तो इस वैकेंसी की वजह से यहाँ पर एक डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है, और इसी डिफेक्ट को बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। बहुत सिंपल है। क्या हो रहा है कि पहले आपके चारों तरफ मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन अगर वो एक मॉलिक्यूल गायब हो जाए, जैसे यहाँ से एक मॉलिक्यूल, यहाँ से एक मॉलिक्यूल गायब हो गया, सो यहाँ पर एक वैकेंसी बन गई। सो दिस कम्स अंडर द स्टडी ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है। अच्छा, अब आप देखो, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ से डिक्रीज हो गए हैं, पहले मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कितने थे, 8 थे, अब देखो 7 रह गए, ये गायब हो गया यहाँ से। देयरफॉर आप कहोगे कि डेंसिटी जो होती है इसकी वो डिक्रीज हो जाती है, डेंसिटी डिक्रीजेस। ये लिख लो इसमें। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, सिंपल है, लॉजिकल चीज़ है, कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। वैकेंसी का मतलब वहाँ से वेकेंट हो गया, वहाँ की जगह खाली हो गई है, बस। और इसकी डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन लिख लो इसकी। when in non-ionic solid, some of lattice sites are vacant। जब कभी भी ये सब लैटिस साइट्स, अगर कोई लैटिस साइट्स वेकेंट हो जाएंगी किसी नॉन आयनिक सॉलिड में, तो उसको वैकेंसी डिफेक्ट में स्टडी करते हैं। पहला पॉइंट बस इतना ही है, परेशान नहीं होना है, बस इतना ही है इसमें। ठीक है। ये हो गया फर्स्ट, इसको अच्छे से लिख लो। फिर हम स्टडी करते हैं सेकंड। फर्स्ट आपका वैकेंसी, दूसरा है आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है। अच्छा, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दोनों ही आपके लगते हैं नॉन आयनिक सॉलिड पे, तो यहाँ लिख लेना नॉन आयनिक सॉलिड। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना। आपके पास इनिशियली इस तरीके का लैटिस था, जिसमें सारे मॉलिक्यूल्स अच्छी तरीके से ऐसे लगे पड़े थे, एक वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में लगे हुए थे। तभी आपने देखा कि एक मॉलिक्यूल, मैं उसको रेड से शो कर देता हूँ, मान लो कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये अपनी जगह से उठ के इन मॉलिक्यूल्स के बीच के गैप में आके अटैच हो गया। क्या किया इसने, कोई भी मॉलिक्यूल कहीं से भी उठ के आ सकता है, और जो बीच में स्पेसेस बचती हैं, इन स्पेसेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस। ये जो स्पेसेस हैं इन्हीं को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस। ठीक है। आप वॉइड्स भी बोल सकते हो एक बार के लिए इन केस ऑफ द नॉन आयनिक सॉलिड्स। तो जो स्पेसेस होती है वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस होती हैं। ये मॉलिक्यूल अगर इनका साइज़ थोड़ा छोटा भी होता है तो ये निकल के यहाँ पर अरेंज हो जाते हैं, इनके बीच में आ जाते हैं। तो ये जो पहले वाली जगह थी वहाँ से वो गायब हो जाते हैं, गायब होके मॉलिक्यूल उठ के वहाँ चला गया, मॉलिक्यूल उठ के यहाँ पर चला गया। सो दिस डिफेक्ट इज नोन एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसमें क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स तो देखो उतने ही है, पहले भी कितने थे, 4, 8, 9, 10, 11, 12, पहले भी 12 मॉलिक्यूल्स थे, आफ्टर शिफ्टिंग भी 12 ही मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल की क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, ना मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं ना ज़्यादा हो रहे हैं, बस उनका अरेंजमेंट डिफरेंट हो रहा है। इस वजह से इनकी डेंसिटी सेम रहती है। देर इज़ नो चेंज इन मैटर, देर इज़ नो चेंज इन मास, देयरफॉर द डेंसिटी विल रिमेन द सेम। ठीक है। तो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में मॉलिक्यूल आकर अटैच हो गया, यहाँ पर एक तरीके से अरेंज हो गया, यहाँ पर आके बैठ गया, डेंसिटी चेंज नहीं होगी। और इसकी डेफिनेशन देख लो, ये बहुत सिंपल रहेगा आपका। इसमें आप लिखोगे कि सम कॉन्स्टिट्यूएंट, सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट या कोई भी मॉलिक्यूल कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल
इंटरस्टिशियल साइट्स, वो ये जगह बसती है उन्हीं को बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स इन लैटिस। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप क्या पढ़ रहे हो, स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक था वैकेंसी डिफेक्ट, एक था इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये दोनों किसके लिए वैलिड होती हैं, सिर्फ दे आर ओनली वैलिड फॉर नॉन आयोनिक सॉलिड्स, और किसी के लिए वैलिड नहीं है, ये नॉन आयनिक सॉलिड्स के लिए वैलिड है। तो आपने इसलिए सॉलिड्स में उनका नॉन आयनिक लिख लिया। ठीक है, ये लिख लो अच्छे से, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये डायग्राम बहुत एग्जाम में आता है, तो आप इसको अलग अलग चेक करके भी लिख सकते हो। मैं टेबल नहीं बनवा रहा हूँ, आपको ऑन द स्पॉट समझ में आता जाएगा, कंपेयर करते चलोगे सब में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना, और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनेंगे आसानी से हो जाएंगे। चलो अब थर्ड में आते हैं। ठीक है, टेबल तो मैंने गायब भी कर दी है, इसमें टेबल फिर से बना लेते हैं। ठीक है ना, पहला था आपका नेम ऑफ डिफेक्ट, दूसरा था आपका डेफिनेशन, फिर आपको टाइप ऑफ सॉलिड बताना था, उसमें इतनी जगह नहीं चाहिए, देन आपको डेंसिटी, वो भी इतनी जगह नहीं लेगा, बस। ठीक है, नाम तो आपको याद होंगे ऊपर क्या क्या लिखने हैं, यहाँ पर पहले नेम आता है, बस इतना ध्यान रखना। चलो, तो आपने पहला पढ़ लिया वैकेंसी, दूसरा पढ़ लिया इंटरस्टिशियल, तीसरा होता है शॉर्ट की। ठीक है, तीसरा है आपका शॉर्ट की, तो आप लिख लो इसमें, थर्ड इज शॉर्ट की, स्पेलिंग देख लेना, SHOTTKY, डिफेक्ट। ठीक है, शॉर्ट की डिफेक्ट के अंदर आप ये चीज़ ध्यान रखना कि आपने जो पहले के दो पढ़े थे वो नॉन आयनिक के लिए थे, ये किन के लिए वैलिड हैं, दीज आर वैलिड फॉर आयनिक सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स। ठीक है, आयनिक सॉलिड्स के लिए वैलिड है। शॉर्ट की डिफेक्ट और वैकेंसी डिफेक्ट एक जैसा ही है। वैकेंसी डिफेक्ट जो आपने से पहले पढ़ा था दैट इज़ वैलिड फॉर नॉन आयनिक सॉलिड्स, लेकिन अगर मैं यहाँ आयनिक की बात करूँ वैकेंसी डिफेक्ट्स के साथ ही, तो मैं उनको शॉर्ट की डिफेक्ट बोलता हूँ। अच्छा, आयनिक का मतलब होता है कि आपके पास जो लैटिस होगा, जो भी लैटिस होगा, उसके अंदर कैटाइंस एंड एनाइंस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उनका अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से होगा, मान लो कि पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, देन यहाँ नेगेटिव, ये बनाते चलो साथ में, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह का कोई अरेंजमेंट होगा। ठीक है, शॉर्ट की डिफेक्ट क्या कहता है, ध्यान से सुनना, शॉर्ट की डिफेक्ट ये कहता है कि आपके इस लैटिस में से इक्वल नंबर ऑफ कैटाइंस एंड इक्वल नंबर ऑफ एनाइंस निकल जाएंगे। मतलब जैसे मान लो मैंने कैटाइन चूज़ किया, कहा ये वाला, ये दिस इज़ माई कैटाइन, एंड एक और एनाइन को उठा लो चाहो तो, लेकिन दूर का ये पकड़ लेते हैं, कोई बैठा सकते हो, मैं ऐसे ही चूज़ कर रहा हूँ। तो आपने क्या किया, एक कैटाइन और एक एनाइन को यहाँ से गायब कर दिया, यानी कि उसकी जगह वेकेंट कर दी। आपने क्या किया, या बस एक एटम को हटाया नहीं है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, सिर्फ एक एटम को नहीं हटाया है, हमने दो एटम्स को हटाया है। क्यों, हम चाहते हैं कि इक्वल अमाउंट में कैटाइन और एनाइन यहाँ से निकल जाएं। तो क्या हो रहा है, यहाँ से कैटाइन एंड एनाइन इन इक्वल प्रोपोर्शन आर रिमूव्ड, रिमूव्ड कह सकते हो, हम नहीं निकालते, डिफेक्ट ऑटोमेटिक आता है, तो दे आर रिमूव्ड बाय देमसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर आप डेफिनेशन लिखोगे, इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी कि व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइन आर रिमूव्ड फ्रॉम क्रिस्टल लैटिस। तो जब ऐसा होता है तब उसको स्टडी करते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट में। अच्छा, एक क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है कि इक्वल नंबर क्यों निकल रहा है।
आप एक चीज़ ध्यान रखनी है, हम जो स्टडी कर रहे हैं ये है स्टॉक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टॉक्योमेट्रिक का मतलब क्या होता था कि आपको याद है जब किसी इक्वेशन को बैलेंस करते थे तब उसमें एक कोफिशिएंट यूज़ करते थे, ठीक है। जैसे कोई भी इक्वेशन ले लो आप, से आपने लिया CaCl2, अगर इसको आप मैं डिसोसिएट करूँगा तो आप कैसे लिखते थे इसमें Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। तो ये जो 2 लिखा हुआ है, इससे पहले यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ भी 1 लिखा हुआ है, दीज आर नोन एज स्टॉक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ठीक है। स्टॉक्योमेट्री का मतलब हो जाएगा कि जो आपके कैटाइंस और एनाइंस हैं, जो भी इन्वॉल्व पार्टिकल्स हैं, उनका प्रपोर्शन यानी कि रेशियो सेम होना चाहिए निकालने के बाद भी। जैसे अभी कैटाइन सोचो, कैटाइन है और एनाइन है, इन दोनों में से आपने एक एक निकाल लिया, इक्वल प्रपोर्शन में आपने इसमें से निकाला है, तो आप कहते हो कि ये स्टॉक्योमेट्रिकली करेक्ट है। अगर एक निकाल दिया तो दूसरा, मान लो आपने कैटाइन निकाल दिया, लेकिन तब उसके चक्कर में क्या होगा, एनाइन एक्सेस हो जाएगा। मैं वो चीज़ नहीं चाहता, ठीक है। अभी इसको डिटेल में समझेंगे, इतना पहले लिख लो। अच्छा, ये वाला पॉइंट भी एक चीज़ देख लो। अब क्योंकि यहाँ पर कैटायन और एनायन, एक कैटायन और एक एनायन यहाँ से गायब हो गया है, एक तरीके से यहाँ से मास गायब हो गया है। अब मास गायब हुआ है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो, इनके हर एक पॉइंट्स यूज़ करते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपका टॉपिक है फ्रैंकल, तो 4th लिख लेना, फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। ये भी आसान सही है। इसको समझने के लिए ऐसे सोचो कि शॉर्ट की डिफेक्ट किसकी तरीके से था, शॉर्ट की डिफेक्ट बराबर था वैकेंसी डिफेक्ट के, ठीक है। ऐसे ही आपका फ्रैंकल डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट सेम होता है, ठीक है। दिस इज सिमिलर टू द, आपने जो भी पढ़ा था सेकंड पॉइंट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। लेकिन डिफरेंस क्या है, ये वैलिड होता है आयनिक सॉलिड्स के लिए, इज वैलिड फॉर आयनिक सॉलिड्स। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है ये देखते हैं। मान लो आपके पास उसी तरीके से कैटायंस और एनाइंस का एक लैटिस बना हुआ है, इस तरीके से ऑल्टरनेट लगाते चलो इसमें, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है एग्जैक्टली कि जैसे मान लो ये पॉजिटिव वाला है, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये मेरा एक कैटायन है। अगर ये कैटायन अपनी जगह छोड़ के, अगर ये कैटायन अपनी जगह छोड़ के किसी इंटरस्टिशियल स्पेस पे आ जाए, जैसे यहाँ ये गैप बना हुआ है ना, इंटरस्टिशियल स्पेस मतलब गैप होता है, ये अगर अपनी जगह छोड़ के यहाँ पर आ जाए, जगह छोड़ के यहाँ पर आ जाए, और जो ये पहले वाली जगह थी ये इसकी वहाँ से ये गायब हो जाए, अगर ऐसा होता है तो उस डिफेक्ट को बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। बात समझ में आ रही है, फ्रैंकल डिफेक्ट। अब देखो एटम्स तो कांस्टेंट ही हैं, पहले जितने पॉजिटिव थे, पॉजिटिव उसकी जगह ही तो बदली है, पहले पॉजिटिव यहाँ रहता था, वो सरक के यहाँ पर आ गया है। बट अगर ओवरऑल क्वांटिटी देखूँ तो पॉजिटिव जितने भी एटम्स हैं एंड नेगेटिव जितने भी एटम्स हैं वो पहले जितने ही हैं, कांस्टेंट है वो। तो क्योंकि यहाँ पर कोई भी मैटर में चेंज नहीं हो रहा है, जितना पहला था उतना ही बाद में है, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ की डेंसिटी भी रिमेन्स सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसको देख लो, ठीक है। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट इसमें आ जाएगा इसकी डेफिनेशन, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन है इसमें, व्हेन वन ऑफ कैटायन और एनायन, वन ऑफ कैटायन और एनायन occupy interstitial site in lattice, then this is known as Frankel defect। ये इसका डेफिनेशन, ये कौन से सॉलिड पे काम करता है, इनकी डेंसिटी कैसी रहती है और इनका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से बना लो। ठीक है, ऊपर वाला 3rd पॉइंट है, नीचे वाला 4th पॉइंट है।
तो ये चारों डिफेक्ट्स अच्छे से आपको याद हो जाने चाहिए। पहला था आपका वैकेंसी, दूसरा था आपका इंटरस्टिशियल, तीसरा था आपका शॉटकी, चौथा था आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स में, थोड़ा सा और। ठीक है, आई होप आपने सब कुछ लिख लिया होगा। अब आगे देखते हैं। अब मैं पहले स्टडी करता हूँ शॉटकी डिफेक्ट की। ठीक है, तो यहाँ लिख लो इसके बारे में। शॉटकी डिफेक्ट, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, शॉटकी डिफेक्ट की अगर मैं पहला पॉइंट लूँ, आई विल टॉक अबाउट साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता चलती है एक बात कि अगर शॉटकी डिफेक्ट आपका होना चाहिए, इसको अच्छे से लिखते चलो, अगर शॉटकी डिफेक्ट होना चाहिए तो जो साइज होगा, जो आपका साइज होगा, साइज ऑफ कैटाइन, दिस मस्ट बी ऑलमोस्ट इक्वल टू या वेरी कंपेरेबल या ऑलमोस्ट इक्वल टू साइज ऑफ एनाइन। तो दोनों के साइज बराबर होंगे तभी तो आराम से अरेंज होंगे इस तरीके से, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से अरेंजमेंट था। अगर एक बहुत बड़ा एक बहुत छोटा है तो इस तरीके से अगल बगल अरेंज ही नहीं हो पाएंगे। तो आपका शॉटकी डिफेक्ट जब भी आप बोलते हो, शॉटकी डिफेक्ट वहाँ पर होता है जहाँ पर कैटाइन का साइज़ और एनाइन का साइज़ ऑलमोस्ट बराबर होता है, एंड इसको एक और टर्म से बोलते हैं कि दे आर कंपेरेबल, दे आर कंपेरेबल, बस। ठीक है, अच्छा, ये तो आपका शॉटकी डिफेक्ट का चल रहा है ना। ठीक, सेकंड पॉइंट लिखो इसमें। सेकंड पॉइंट है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, अब यहाँ पर आपको पता है कि कैटाइन का साइज़ एनाइन के साइज़ के बराबर होता है, तो कैटाइन इटसेल्फ भी काफ़ी बड़ा हो सकता है। कैटाइन बड़ा होगा तो आपको ये पहले डिस्कस कर चुका हूँ, अगर कैटाइन बड़ा है तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, इस वजह से जो नंबर ऑफ़ एनाइंस जो इससे अटैच होंगे उनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी। जितना बड़ा कैटाइन होगा उतनी ज़्यादा एनाइन से अटैच हो पाएंगे। तो इसलिए आप यहाँ कहते हो कि इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब वो जो पॉजिटिव पार्ट है वो कितने नेगेटिव वाले से अटैच्ड है, डायरेक्टली कांटेक्ट में है। तो यहाँ पर जो कांटेक्ट है वो ज़्यादा मिलेगा क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ कैटाइन इज़ मच मच लार्जर। ठीक है, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी हाई। इसको लिख लो, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं आपके। एंड थर्ड आपका एग्जाम्पल लिख लो इसका। एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा इसमें सबसे कॉमन आपका NaCl, KCl, KBr एंड CSCl। ठीक है ना, इसको अच्छे से लिख लो। ये था आपका शॉटकी डिफेक्ट का। अब हम लोग लिखते हैं फ्रैंकल्स डिफेक्ट का। 3 ही पॉइंट है, लिख लिया होगा। थर्ड पॉइंट आपका जब इसका जब दूसरा टॉपिक है, पहला आपने पढ़ा शॉटकी, अब आप पढ़ रहे हो अबाउट फ्रैंकल। फ्रैंकल डिफेक्ट जो टेबल में बनाया था वो सारी चीज़ें भी याद करनी है, और ये थोड़ा कुछ अलग चीज़ है जो कि उस टेबल पे शो नहीं कर सकते, तो उसको अलग से पढ़ रहे हैं। अच्छा, शॉटकी में आपने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े थे अभी? पहला पढ़ता है साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन, तो यहाँ भी वही पढ़ते हैं। पहला साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। यहाँ पर देखा जाता है कि जो एनाइन का साइज होता है, एनाइन का जो साइज होता है दैट इज मच मच ग्रेटर देन कैटाइन का साइज, यानी कि कैटाइन का साइज यहाँ पर बहुत ज़्यादा छोटा होता है। आप खुद सोच के देखो, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या था? आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से थे।
कैटाइन्स और एनाइन्स ऐसे अटैच थे। अगर मैं कह रहा हूँ कि कैटाइन का साइज़ बहुत छोटा है, यानी कि जो कैटाइन का साइज़ है ये बहुत छोटा सा है, तो उस छोटे साइज़ का फ़ायदा इसको ये मिलता है कि ये इंटरस्टिशियल साइट में आराम से जाके फिट हो सकता है। कैटाइन छोटा होगा तो आराम से कहीं भी जाके फिट हो जाएगा। तो उस वजह से अगर कैटाइन का साइज़ बहुत छोटा होता है तो आप कहते हो कि यहाँ पर फ्रैंकल डिफेक्ट हो सकता है। तो याद क्या रखना है कि एनाइन का साइज़ जो है बहुत ज़्यादा बड़ा होगा देन कैटाइन का साइज़। ठीक है, तो अब कैटाइन का साइज़ अगर बहुत छोटा सा है, कैटाइन कैसा है, छोटा सा, तो जो एनाइन का साइज़ तो बड़ा ही रहेगा, तो कम एनाइन इसके कांटेक्ट में आ पाएंगे। जितने पहले आ पा रहे थे उतने कांटेक्ट में एनाइंस नहीं आ पाएंगे। इसकी वजह से इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, लेस। पहले कोऑर्डिनेशन में कितना था, ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि जो कैटाइन बड़ा था तब बहुत सारे एनाइंस अटैच हो गए थे, बट अब कैटाइन इतू सा है, बहुत कम एनाइंस अटैच हो पाएंगे, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कम आएगा। तो सेकंड नंबर आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है ना? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। थर्ड पॉइंट जो इसका है आपका एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, एक आपका AgCl और आपका ZnS जिंक सल्फाइड। ठीक, क्लियर बच्चों? मुझे एक बार कमेंट में बता दो अगर सब चीज़ समझ में आ गई। अगर किसी टॉपिक पे कोई दिक्कत आई हो तो मुझे बताओ, मैं फिर से बता दूंगा। सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक के टॉपिक में? ठीक है, अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। तो आज जो हमने डिस्कस किया है, एक बार देख लेते हैं इसको। आज जो हमने डिस्कस किया है ये था स्टॉक्योमेट्रिक डिफेक्ट। क्लासिफिकेशन समझ लो। आज हमने क्या पढ़ लिया, स्टॉक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ये नॉन स्टॉक्योमेट्रिक डिफेक्ट। एंड कल की क्लास में हम लोग